नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। रागिनी को अचानक ही ऐसा कार्डियक अटैक पड़ा कि उसने डॉक्टर तक बुलाने की फुर्सत नहीं दी। खड़े खड़े अचानक ही संजीव की भावों में झूल गई। संजीव चीखता रह गया, रागिनी रागिनी आंखें खोलो, क्या हुआ? आंखें खोलो रागिनी। मगर रागिनी होती तब तो आंखें खोलती ना। वह तो एक झटके में अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। अपने पिता की चीखें सुनकर आशीष अपने कमरे से बदहवास सा भागा आया। संजीव रागिनी को तब तक जमीन पर लिटा चुका था। आशीष ने भी माँ को झकझोरा मगर माँ जा चुकी थी। जिसने भी सुना आश्चर्यचकित रह गया। कितनी भली महिला थी, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। कभी किसी ने रागिनी को ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना। मधुर वाणी, शालीन व्यवहार वाली रागिनी हरेक की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। घर को तो उसने स्वर्ग बना रखा था। पति संजीव और बेटे आशीष पर उसका स्नेह हर वक्त बरसता था। दोनों ही उसके प्रेम की डोर में बंधे जीवन आनंद में डूबे थे कि अचानक ही यह डोर टूट गई। बैठक में काफी लोग जमा थे। सभी के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। बड़े बूढ़े बारी बारी से आकर आशीष के सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक हाथ आशीष के सिर पर काफी देर तक रुका रहा। आशीष ने सिर उठाकर पास खड़े सज्जन का चेहरा देखा तो एक टक देखता ही रह गया। वो हूबहू उसकी ही तरह दिख रहे थे, बल्कि यूं कहे कि आशीष हूबहू उनकी तरह था, जैसे उनकी कार्बन कॉपी हो। बैठक में बाकी लोग भी आश्चर्यचकित से इस आगंतुक को देख रहे थे। इससे पहले तो इन्हें कभी इस घर में नहीं देखा। कौन थे ये और आशीष से इनका चेहरा और कद काठी इस कदर कैसे मिलती है? बिल्कुल जैसे उसके बड़े भाई हो। आशीष का चेहरा मोहरा ना तो उसकी माँ से मिलता था और न ही उसके पिता संजीव की कोई झलक उसमें थी। मगर इस आगंतुक से वह इतना ज़्यादा कैसे मिल रहा? हरेक की आंखों में यही सवाल था, आशीष और संजीव की आंखों में भी, कि आप कौन हैं? आगंतुक ने आगे बढ़कर रागिनी की फोटो पर फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर वहीं संजीव के निकट ही बैठ गया। उसने धीरे से संजीव के कानों के पास मुंह ले जाकर कहा। फिर दोनों के बीच खामोशी पसर गई। काफी देर तक वह आगंतुक वही संजीव के पास ही बैठा रहा। बीच में धीरे धीरे दो चार बातें भी की। करीब आधे घंटे बाद वह उठा और संजीव व आशीष से विदा लेकर चला गया। गमहीन माहौल था, लिहाजा लोगों ने उस वक्त आगंतुक के विषय में कोई सवाल नहीं किया। मगर लोगों के बीच फुसफुसाहट जरूर होती रही। शाम तक सभी लोग जा चुके थे। बैठक खाली हो चुकी थी। बस संजीव और आशीष ही रागिनी की तस्वीर के साथ रह गए थे। तभी आशीष ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, पापा वो अंकल कौन थे जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे? संजीव ने गहरी नज़रों से आशीष के चेहरे की ओर देखा और बोले, वो तुम्हारी मम्मी के कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, अभय नाम है उनका। मैं भी आज पहली बार ही मिला हूँ उनसे। वो कल फिर आएंगे। क्यों? उन्हें कुछ बात करनी। कैसी बात? मम्मी ने तो कभी अपने इस दोस्त के बारे में नहीं बताया। क्या आप भी इन्हें नहीं जानते? नहीं, कल आएंगे तब पता चलेगा कि क्या बात करनी है उन्हें। यह कहकर संजीव उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। आशीष वहीं बैठा रहा। आगंतुक जिनका नाम पापा ने अभय बताया था के बारे में सोचता रहा। कौन है? कहाँ से आए? कहाँ रहते हैं? क्या बात करनी है उन्हें? पहले कभी क्यों नहीं आए? माँ ने उनके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? मुझसे इतने क्यों मिलते हैं? बहुतेरे सवाल उसके दिमाग में चक्कर काट रहे थे। उधर संजीव के मन में भी 22 बरस पहले की बातें चल रही थी। इस आगंतुक से मिलने के बाद जैसे उनकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में चलने लगी। रागिनी ने उनकी शादी के 5 वर्ष बीत चुके थे और रागिनी की गोद सूनी की सूनी थी। पहले 2 साल तो बेख्याली में गुजर गए, मगर तीसरा साल लगते लगते संजीव की माँ ने और रिश्तेदारों ने बहू को टोकना शुरू कर दिया था। सास को पोते का मुंह देखने की जल्दी मची थी। आए दिन रागिनी को लेकर कभी इस पंडित के पास तो कभी ओझा के पास पहुंच जाती थी। तमाम टोने टोटके करा लिए, अनेक डॉक्टरों से दवा इलाज करवा लिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कभी कभी खिसियाँ कर
रागिनी को कोसने भी लग जाती थी। बांझ है बांझ, मेरे बेटे को की तो किस्मत ही फूट गई। हाय, अब मेरा वंश कैसे बढ़ेगा? इसकी तो कोख ही नहीं फल रही। माँ की बातों से रागिनी बहुत आहत होती, कमरे में खुद को कैद करके फूट फूट कर रोया करती थी। तब संजीव उसे बहुत दिलासा देते थे, कहते थे, रागिनी, हमारी किस्मत में बच्चा होगा तो जरूर मिलेगा। अभी कौन सी हमारी उम्र निकल गई। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो, वो बूढ़ी हो गई, कुछ काम धाम नहीं तो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती। मगर रागिनी को संजीव की बातों से राहत नहीं मिलती थी। वह खुद बच्चे के लिए बड़ी परेशान रहती थी। उसकी सभी सहेलियों की गोद में बच्चे खेल रहे थे, बस वही थी जो बांझ होने का कलंक लिए घूम रही थी। यह कलंक वह किसी भी कीमत पर हटाना चाहती थी। उन्हीं दिनों की बात है जब संजीव ने रागिनी को बताए बिना एक जान पहचान के डॉक्टर से अपना भी चेकअप करवाया था। रिपोर्ट आई तो पता चला कि बच्चा न होने का कारण वह खुद ही कमी संजीव में थी। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने साफ कह दिया कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने संजीव को कुछ दवाई दी थी, मगर 2 महीने के सेवन के बाद भी कोई लाभ नहीं हो। संजीव अपना इलाज करवा रहे, यह बात उन्होंने रागिनी को कभी नहीं बताई और ना ही कभी रागिनी के समक्ष यह स्वीकार कर पाने की उनकी हिम्मत हुई कि वह उसे बच्चा देने लायक नहीं। वह डरता था कि बात खुल गई तो उनके माथे पर नपुंसक न मर्द जैसे कलंक चमकने लगे। वह कैसे अपनी कमजोरी रागिनी के सामने स्वीकार करे, कैसे बताए कि कमी रागिनी में नहीं बल्कि स्वयं उनके अंदर है। यह सच बताने के बाद वह कैसे रागिनी का सामना कर पाएगा, जो उनकी माँ के ताने सुन सुनकर आदी हो चुकी, मोहल्ले की औरतों के बीच बांझ के नाम से पुकारी जाने लगी। वह अपने इलाज के बारे में चुप्पी साध गया। उसमें सच को कह पाने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन अचानक रागिनी ने घर में खुशियों का बम फोड़ दिया। शाम को संजीव ऑफिस से लौटे तो घर में औरतों का जमवाड़ा लगा था। गाने गाए जा रहे थे, चारों ओर चहचाटे, रौनके, हंसी ठिठोली, किलकारियों के पटाखे छूट रहे थे। संजीव के लिए बधाइयों का तांता लग गया। अपनी माँ के चेहरे की खुशी देखकर तो वह दंग रह गया। इससे पहले उन्होंने अपनी माँ को कभी इतना खुश नहीं देखा था। खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। माँ ने उसके मुंह में लड्डू ठूसते हुए कहा, पाँव भारी है बहू के, देखना पहला तो पोता ही होगा। शर्माई लज्जाई रागिनी ने मुस्कुराकर कमरे में संजीव का स्वागत किया। उसने संजीव को अपनी बाहों में जकड़कर पूछा, तुम खुश हो ना? संजीव ने होले से जवाब दिया, बहुत। उस दिन संजीव की बाहों में लिपटी रागिनी के चेहरे पर दर्द और टीस की जगह खुशी, शांति और सुख का नूर था। मगर संजीव के दिमाग में हलचल मची थी। वह जानते थे कि यह बच्चा उनकी देन नहीं। फिर कौन है जिसने रागिनी को यह खुशी दी? कब और कैसे वह रागिनी के संपर्क में आया? रागिनी उनसे छिपकर किसी और से मिलती थी। रागिनी ने उसे धोखा दिया। पुरुषोत्तम प्रवृत्ति उस पर हावी होने लगी, मगर साथ साथ वह इस आशंका से भी भर गया कि कहीं डॉक्टर की दवाएं तो असर नहीं कर गई। शायद वही इस बच्चे के बाप हों। शायद विज्ञान का चमत्कार ही हो गया हो। शायद रात भर सैकड़ों सवाल उसे परेशान किए जा रहे, मगर सुबह तक वह एक फैसले पर पहुंच चुका था। संजीव अंत में किस फैसले पर पहुंचा था? पत्नी द्वारा दिया गया धोखा कि यह बच्चा उसका नहीं है। संजीव अब आगे क्या फैसला लेगा, पढ़ें कहानी के अगले भाग में। तो दोस्तों, अब तक की कहानी में आपको क्या लगा और इस कहानी से में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से अभी तक आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।